तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विश्व मलेरिया दिवस की। तो आज विश्व मलेरिया दिवस है और ऐसे में राजस्थान में मलेरिया के मरीजों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। प्रदेश में 2018 में 5,728 मलेरिया के केस सामने आए थे, जबकि 2021 में मलेरिया के केस घटकर 925 ही रह गए। एनुअल पैरासाइट इंसिडेंस यानी AOI 1 से भी कम है। मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है मलेरिया। वैसे डॉक्टर्स की माने तो मलेरिया बुखार का ट्रेंड बदल रहा है। डेंगू, चिकनगुनिया, स्क्रब टाइफस का पूरे साल रहता है प्रकोप। सफाई रखोगे और सफाई का ध्यान रखोगे तो 50% कम हो जाएंगे मच्छर जनित रोग, क्योंकि सरकारें तो 100 साल में भी नहीं हो पाई कामयाब। गंदगी से मच्छरों के पनपने को रोकने में पूरी तरीके से नाकामयाब। हालांकि हर साल करोड़ों रुपए सिर्फ नियंत्रण पर खर्च होते हैं, फिर भी मच्छर जनित बीमारियां हर साल कहर बरपा रही है। तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि अगर हमें अपने आप को और अपने परिवार को या कहें समाज को मलेरिया से बचाना है तो हमें सफाई का निश्चित तौर पर ध्यान रखना होगा। विश्व मलेरिया दिवस आज है और ऐसे में अगर हम राजस्थान में मलेरिया के मरीजों के आंकड़े की बात करें तो राजस्थान में मलेरिया के मरीजों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। प्रदेश में 2018 में 5,728 मलेरिया के केस सामने आए थे, जबकि 2021 में मलेरिया के केस घटकर 925 ही रह गए हैं। एनुअल पैरासाइट इंसिडेंस यानी AOI 1 से भी कम है। मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है मलेरिया। वैसे डॉक्टर्स की अगर हम बात माने तो मलेरिया बुखार का ट्रेंड अब बदल रहा है। डेंगू, चिकनगुनिया, स्क्रब टाइफस का पूरे साल प्रकोप रहता है। सफाई रखेंगे तो निश्चित तौर पर जो मच्छर जनित रोग हैं वो 50% कम हो जाएंगे, क्योंकि सरकारें तो 100 साल में भी कामयाब नहीं हो पाई है। गंदगी से मच्छरों के पनपने को रोकने में पूरी तरीके से नाकामयाब रही है। हालांकि हर साल करोड़ों रुपए सिर्फ नियंत्रण पर खर्च होते हैं। हर साल करोड़ों रुपए का खर्च होता है कि मच्छर जनित रोगों पर नियंत्रण किया जा सके, पर फिर भी ये प्रयास कहीं ना कहीं विफल ही नजर आते हैं। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि स्वच्छता का पूरी तरीके से ध्यान रखा जाए। भीषण गर्मी के बीच तेज तपन और लू का दौर जारी है। कल से प्रदेश के 4 संभागों में लू और गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर संभाग से हीट वेव का अलर्ट है। मौसम विभाग से अगले 48 घंटों को लेकर येलो अलर्ट मिला है। अगले 48 घंटों में तापमान में 3 डिग्री तक बढ़ोतरी के संकेत हैं। वहीं दिन का पारा 44 डिग्री से 45 डिग्री तक रहने की संभावना है। कल जयपुर में दिन का पारा 40.9 डिग्री, रात का 25.8 डिग्री दर्ज हुआ। सबसे ज्यादा बांसवाड़ा में 44.2 डिग्री, बाड़मेर में 44 डिग्री तापमान रहा। इसी बीच बढ़ती गर्मी से एसी और कूलर का बाजार भी गर्म हुआ है। बाजारों में एसी और कूलर की बिक्री बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि आम आदमी गर्मी से बेहाल है, परेशान है। तो वहीं भीषण गर्मी का दौर ऑलरेडी चल रहा है और उसके बाद मौसम विभाग की ओर से कई संभागों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया। येलो अलर्ट जारी किया गया है। कल से प्रदेश के 4 संभागों में लू और गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि आम लोग एहतियात बरतें और लू से बचने का ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें ताकि बीमार ना हो। तो वहीं आपको 4 संभागों के नाम बताते हैं जिनमें येलो अलर्ट जारी किया गया है। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और भरतपुर वो संभाग है जहां पर हीट वेव के लिए अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग से अगले 48 घंटों को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 48 घंटों में तापमान में 3 डिग्री तक बढ़ोतरी के संकेत मिले हैं। वहीं दिन के पारे की अगर हम बात करें तो 44 से 45 डिग्री तक दिन का पारा रहने की संभावना जताई जा रही है। तो कल जयपुर में दिन का पारा 40.9 डिग्री, रात का 25.8 डिग्री दर्ज हुआ। सबसे ज्यादा बांसवाड़ा में 44.2 डिग्री, बाड़मेर में 44 डिग्री तापमान रहा। इसी बीच बढ़ती गर्मी से एसी और कूलर का बाजार भी गर्म हो गया है, क्योंकि आम लोग गर्मी से निजात पाने के लिए, गर्मी से अपने आप को बचाने के लिए एसी और कूलर खरीद रहे हैं। तो ऐसे में इनका बाजार गर्म है। भ्रष्टाचार के खिलाफ गहलोत सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति। प्रदेश में घूसखोरों पर कसता जा रहा एंटी करप्शन ब्यूरो का शिकंजा। भ्रष्टाचारियों पर एंटी करप्शन ब्यूरो की पकड़ तेज है, लेकिन कानूनी जकड़ ढीली है। 11 महीने में महज 9% मामलों में ही अभियोजन पर निर्णय। सिर्फ 47.4% घूसखोरों को सजा। 53% रिश्वतखोर निकल जाते हैं बेदाग।
2021 में 3,729 प्रकरणों में से 315 पर कोर्ट का फैसला आया। 2019 में जरूर सबसे अधिक 54.9% घूसखोरों की सजा की कोशिश रही और 54.9% घूसखोरों को सजा भी हुई, जबकि पहले के मुकाबले ट्रैप के प्रकरणों में बेतहाशा वृद्धि देखने को मिली। एसीबी की तर्ज पर कानूनी जकड़ मजबूत हो तो रुके रिश्वत के खेल। लगातार हम देख रहे हैं कि एंटी करप्शन ब्यूरो एक्शन में है और कोशिश और कवायद यही है कि भ्रष्टाचार के संक्रमण को जड़ से खत्म किया जाए और भ्रष्टाचार के खिलाफ गहलोत सरकार की भी नीति जीरो टॉलरेंस वाली है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री की ओर से अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि घूसखोरों पर नकेल कसी जाए। पर वहीं एक और हम तस्वीर अगर देखें तो प्रदेश में घूसखोरों पर एंटी करप्शन ब्यूरो का शिकंजा तो बढ़ता जा रहा है, पर वहीं अगर कानूनी जकड़ की हम बात करें तो वो ढीली नजर आती है, क्योंकि 11 महीने में महज 9% मामलों में ही अभियोजन पर निर्णय लिया गया है। सिर्फ 47.4% घूसखोरों को सजा मिली है। 53% रिश्वतखोर बेदाग ही निकल जाते हैं। 2021 में 3,729 प्रकरणों में से 315 पर कोर्ट का फैसला आया था। 2019 में जरूर सबसे अधिक 54.9% घूसखोरों को सजा हुई थी, जबकि पहले के मुकाबले ट्रैप के प्रकरणों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। तो इन आंकड़ों के जरिए आप समझ पा रहे होंगे कि एक और तो कार्रवाइयां बढ़ी है, ट्रैप की कार्रवाइयां बढ़ी है, पर वहीं दूसरी ओर जब हम बात करते हैं ऐसे घूसखोरों को सजा देने की, तो घूसखोरों को सजा कम मिलती है। कई ऐसे अधिकारी होते हैं, कई ऐसे कर्मचारी होते हैं जो इस घूस के खेल में संलिप्त तो होते हैं, पर वो बेदाग ही निकल जाते हैं। तो वहीं एसीबी की तर्ज पर कानूनी जकड़ मजबूत हो तो रिश्वत का खेल ये रुक पाएगा। तो यही कोशिश होनी चाहिए कि कानूनी जकड़ भी ऐसे घूसखोरों पर मजबूत हो ताकि घूसखोरी का ये खेल बंद हो सके। सुप्रीम कोर्ट इस साल देखेगा 2 नए सीजेआई की नियुक्ति प्रक्रिया अगस्त से नवंबर तक चलेगी। अगस्त में प्रधान न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमन्ना होंगे सेवानिवृत्त। उनकी जगह वरिष्ठ न्यायाधीश उदय उमेश ललित लेंगे। जस्टिस यूयू ललित का 2-2.5 माह का होगा कार्यकाल। नवंबर के बाद जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ नए सीजेआई बनेंगे। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का 2 साल का होगा कार्यकाल। जस्टिस इंदिरा बनर्जी 23 सितंबर को होंगी रिटायर। इससे सुप्रीम कोर्ट में महिला जजेस की संख्या घटकर 3 ही रह जाएगी। तो सेवानिवृत्ति का दौर देखने को मिलेगा। तो वहीं दूसरी ओर इस बार सुप्रीम कोर्ट इस साल 2 नए सीजेआई देखेगा। सीजेआई की नियुक्ति प्रक्रिया अगस्त से नवंबर तक चलने वाली है। अगस्त में प्रधान न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमन्ना सेवानिवृत्त हो जाएंगे, यानी कि रिटायर हो जाएंगे। तो वहीं उनकी जगह वरिष्ठ न्यायाधीश उदय उमेश ललित ले लेंगे। जस्टिस यूयू ललित का 2-2.5 माह का कार्यकाल होगा। महज 2-2.5 माह का उनका ये कार्यकाल रहने वाला है। तो वहीं नवंबर के बाद जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ नए सीजेआई बनेंगे। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का 2 साल का होगा कार्यकाल। जस्टिस इंदिरा बनर्जी 23 सितंबर को रिटायर होंगी। तो इससे सुप्रीम कोर्ट में महिला जजेस की संख्या घटकर महज 3 रह जाएगी। चलिए अब हम बात करते हैं बीकानेर के प्रभारी मंत्री लालचंद कटारिया की। जाने क्यों बीकानेर में मंत्री जी का नहीं रहता है ज्यादा इंटरेस्ट। मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान भी वो नदारद थे। ऐसे में बीकानेर के कांग्रेसी ही याद कर रहे हैं पुराने प्रभारी मंत्री को। दरअसल पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा बीकानेर के प्रभारी मंत्री रहे। उन दिनों कांग्रेसियों के पास बात कहने का होता था एक प्लेटफॉर्म। वहीं प्रभारी मंत्री प्रशासकीय मीटिंग्स में भी छोड़ते रहे हैं अपनी छाप। डोटासरा की जनसुनवाई भी खासी चर्चित रहती थी। कांग्रेसियों में खुसर फुसर की कटारियां रहते हैं इलीट के संपर्क में। वहीं डोटासरा देते थे सेकंड लाइन के कार्यकर्ताओं को तरजीह। तो यही एक बड़ी अटकल है और बड़ा सवाल भी यही उठ रहा है कि क्यों बीकानेर में मंत्री जी का नहीं रहता ज्यादा इंटरेस्ट। तो बीकानेर के प्रभारी मंत्री लालचंद कटारिया की बात हम कर रहे हैं और उन्हीं से जुड़ा ये सवाल भी है कि उनका बीकानेर में ज्यादा इंटरेस्ट क्यों नहीं रहता है। मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान भी वो नदारद नजर आए थे। ऐसे में बीकानेर के कांग्रेसी अपने पुराने प्रभारी मंत्री को याद कर रहे हैं। दरअसल पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा बीकानेर के प्रभारी मंत्री रहे हैं। उन दिनों कांग्रेसियों के पास बात कहने का एक प्लेटफॉर्म हुआ करता था। वहीं प्रभारी मंत्री प्रशासकीय मीटिंग्स में भी अपनी छाप छोड़ते रहे हैं। डोटासरा की जनसुनवाई भी खासी चर्चित रहती थी। कांग्रेसियों में अब खुसर फुसर ये चर्चा भी है कि कटारिया इलीट के संपर्क में रहते हैं, जबकि डोटासरा सेकंड लाइन के कार्यकर्ताओं को तरजीह दिया करते थे।
सचिवालय से राजेंद्र छाबड़ा की रिपोर्ट की। तो आरएएस की तबादला सूची आज जारी होगी। अधिकृत सूत्रों से जानकारी मिली है 150 से ज्यादा नामों की जंबो सूची ये होगी। सभी जिलों में आरएएस का होगा बड़ा फेरबदल। एडीएम, एसडीएम, जिला परिषदों और नगर निकायों में चेंज होगा। एचओडी के कुछ पदों पर लगाए जाएंगे आरएएस। एपीओ चल रहे आरएएस को भी मिलेगी जिम्मेदारी। आज कभी भी जारी हो सकती है बहुप्रतीक्षित सूची। तो कभी भी आज आरएएस की तबादला सूची जारी हो सकती है। तो सचिवालय से राजेंद्र छाबड़ा की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। आरएएस की तबादला सूची आज जारी होगी। अधिकृत सूत्रों से ये जानकारी मिली है 150 से ज्यादा नामों की ये जंबो सूची होगी। सभी जिलों में आरएएस का बड़ा फेरबदल होगा। एडीएम, एसडीएम, जिला परिषदों और नगर निकायों में चेंज देखने को मिलेगा। एचओडी के कुछ पदों पर लगाए जाएंगे आरएएस। एपीओ चल रहे आरएएस को भी जिम्मेदारी मिलेगी। आज कभी भी जारी हो सकती है बहुप्रतीक्षित सूची। तो बहुत लंबे समय से इस सूची का इंतजार किया जा रहा है और आज कभी भी ये सूची जारी हो सकती है। चलिए अब बात करते हैं आदर्श नगर सीट के अंतर्द्वंद की। तो 2023 की टिकट की लड़ाई अभी से चालू हो गई है। तो 2023 की टिकट की लड़ाई अभी से चालू हो गई है। भाजपा की दौड़ में अशोक परनामी सबसे आगे है। दूसरे नंबर पर राघव शर्मा है। तीसरे नंबर पर है ग्रास रूट वर्कर रवि नैयर। चौथे नंबर पर है बिल्डर सरदार अजय पाल सिंह का नाम। हालांकि अजय पाल मालवीय नगर के लिए भी कर रहे हैं कोशिश, लेकिन वहां कालीचरण के सामने अजय पाल का टिकट लेना मुश्किल होगा। लेकिन इन सभी उम्मीदवारों को आदर्श नगर में कड़ी टक्कर देंगे रफीक खान। एक मुस्लिम होने के बावजूद हिंदू वोटों पर भी रफीक की पूरी पकड़ है। तो आदर्श नगर सीट के अंतर्द्वंद की बात हम इस वक्त कर रहे हैं। 2023 की टिकट की लड़ाई अभी से चालू हो गई है। बीजेपी की दौड़ में अशोक परनामी सबसे आगे है। दूसरे नंबर की अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पर राघव शर्मा चल रहे हैं। तो वहीं तीसरे नंबर पर हैं ग्रास रूट वर्कर रवि नैयर। चौथे नंबर पर हैं बिल्डर सरदार अजय पाल सिंह का नाम। हालांकि अजय पाल मालवीय नगर के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। वो यही कोशिश में जुटे हुए हैं कि अगर इस क्षेत्र से उनको टिकट नहीं मिलता है तो मालवीय नगर से उन्हें टिकट मिल जाए। लेकिन वहां कालीचरण के सामने अजय पाल का टिकट लेना मुश्किल होगा। लेकिन इन सभी उम्मीदवारों को आदर्श नगर में कड़ी टक्कर देंगे रफीक खान। तो ये भी तय है कि रफीक खान एक मजबूत नेता के रूप में आदर्श नगर में है और यही वजह है कि वो कड़ी टक्कर देते हुए नजर आएंगे। एक मुस्लिम होने के बावजूद हिंदू वोटों पर भी रफीक की पूरी पकड़ है। चलिए अब बात करते हैं मुख्य सचिव की पेयजल से जुड़ी बीसी के एक प्रमुख वाकया की। तो बिना अनुमति जिला छोड़ने को लेकर सीएस उषा शर्मा गंभीर हुई है। ऐसा करने वाले कलेक्टर्स और एसपी को सख्त हिदायत उन्होंने दी है। कुछ कलेक्टर्स और एसपी आईएएस के विवाह समारोह के लिए आए थे जयपुर। कार्मिक विभाग का उन्हें दिलाया गया सर्कुलर याद। कहा जिला छोड़ने से पूर्व ले संभागीय आयुक्त की इजाजत। साथ ही सीएस कार्यालय को अनिवार्यतः सूचित करने के भी निर्देश हैं। सीएस के सख्त मिजाजी से कलेक्टर्स और एसपी झांकने लगे बगले। तो ये बेहद अहम वाकया रहा मुख्य सचिव की पेयजल से जुड़ी बीसी के दौरान का। बिना अनुमति जिला छोड़ने को लेकर सीएस उषा शर्मा गंभीर हुई है। ऐसा करने वाले कलेक्टर्स और एसपी को उन्होंने सख्त हिदायत दे दी। कुछ कलेक्टर्स और एसपी आईएएस के विवाह समारोह के लिए जयपुर आए थे। कार्मिक विभाग का उन्हें दिलाया गया सर्कुलर याद। उन्होंने कहा कि जिला छोड़ने से पहले संभागीय आयुक्त की इजाजत आप लें। साथ ही सीएस कार्यालय को अनिवार्यतः सूचित करने के भी निर्देश दिए गए हैं कि अगर कोई भी आईएएस आईपीएस अगर जिला छोड़ता है तो उससे पहले संभागीय आयुक्त की इजाजत वो लेंगे। साथ ही सीएस कार्यालय को अनिवार्यतः सूचित भी करेंगे। इसको लेकर सीएस ने दिशा निर्देश दिए हैं और साथ ही सीएस की सख्त मिजाजी से कलेक्टर्स और एसपी बगले झांकने लग गए। आरसीडीएफ मुख्यालय में प्रोग्रामिंग कमेटी की बैठक शुरू। सरस संकुल में हो रही है प्रदेश भर के जिला दुग्ध संघों की बैठक। आरसीडीएफ की एमडी सुषमा अरोड़ा कर रही हैं बैठक की अध्यक्षता। जिला दुग्ध संघों के प्रबंध संचालक बैठक में मौजूद हैं। प्रत्येक जिला दुग्ध संघ की परफॉर्मेंस की हो रही है समीक्षा। तो तमाम मुद्दों को लेकर के रिव्यू लगातार जारी है, समीक्षा लगातार जारी है। तो आरसीडीएफ मुख्यालय में प्रोग्रामिंग कमेटी की बैठक शुरू हुई है। सरस संकुल में हो रही है प्रदेश भर के जिला दुग्ध संघों की बैठक। आरसीडीएफ की एमडी सुषमा अरोड़ा कर रही हैं बैठक की अध्यक्षता। जिला दुग्ध संघों के प्रबंध संचालक बैठक में मौजूद हैं। प्रत्येक जिला दुग्ध संघ की परफॉर्मेंस की
समीक्षा हो रही है। किस तरीके की परफॉर्मेंस रही जिला दुग्ध संघ की, उसको लेकर के समीक्षा की जा रही है। और निश्चित तौर पर अगर उनके समक्ष कोई चुनौती है, कोई परेशानी है, तो वो भी अपनी बात इस बैठक के दौरान रख रहे होंगे। अब देखना यही महत्वपूर्ण होगा कि जब बैठक संपन्न होगी तो उसके बाद किस तरीके की तस्वीर निकलकर बैठक से सामने आती है, क्या कुछ अहम दिशा निर्देश दिए जाते हैं। अब बात करते हैं गुजरात एटीएस और कोस्ट गार्ड की बड़ी कार्रवाई की। तो 330 करोड़ रुपए की कीमत का 55 किलो ड्रग्स बरामद किया गया है। ड्रग्स के साथ 9 पाकिस्तानी तस्कर भी गिरफ्तार किए गए। पाकिस्तानी बोट से लाई जा रही थी ड्रग्स। पाकिस्तानी नाव ने भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोस्ट गार्ड के जवानों ने पकड़ा नाव को। तो नाव के जरिए तस्करों ने भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोस्ट गार्ड ने नाव को पकड़ लिया। तो गुजरात एटीएस और कोस्ट गार्ड की बड़ी कार्रवाई, और कार्रवाई कितनी बड़ी है इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा पा रहे होंगे कि 55 किलो ड्रग्स बरामद किए गए हैं इस कार्रवाई के जरिए, और इसकी कीमत अनुमानित 330 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ड्रग्स के साथ 9 पाकिस्तानी तस्कर भी गिरफ्तार हुए हैं। पाकिस्तानी बोट से लाई जा रही थी ड्रग्स। पाकिस्तानी नाव ने भागने की पूरी कोशिश की। तो पाकिस्तानी नाव से भागने की पूरी कोशिश भी तस्करों के जरिए की गई, लेकिन कोस्ट गार्ड के जवानों ने नाव को पकड़ लिया। तो कोस्ट गार्ड के जवानों ने नाव को पकड़ा, और यही बड़ी कामयाबी भी रही है एटीएस की और कोस्ट गार्ड की कि इतनी बड़ी कार्रवाई को वो अंजाम दे पाए। 330 करोड़ रुपए की कीमत की 55 किलो ड्रग्स उन्होंने बरामद की है। ड्रग्स के साथ 9 पाकिस्तानी तस्कर भी गिरफ्तार हुए हैं। अब निश्चित तौर पर जब तस्कर गिरफ्तार हुए हैं तो उनसे पूछताछ भी की जाएगी, और पूछताछ के बाद किस तरीके के अहम पहलू निकलकर सामने आएंगे ये देखना भी बेहद महत्वपूर्ण कि कितने लंबे अरसे से इस तरीके से तस्करी का खेल जारी था, और तस्कर अब से पहले कितनी बार तस्करी करके ये खेप यहाँ पर लेकर आए थे। तमाम मुद्दों को लेकर के पूछताछ का दौर यहाँ पर जारी रहेगा, और ऐसे में हो सकता है कि एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ भी जल्द